देखिए मैडम, मंदी तो आने ही वाली है। थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि डिस्टरबेंस है मार्केट में। और वो डिस्टरबेंस क्यों है? क्योंकि वो ट्रम्प साहब जो एक यूएस के प्रेसिडेंट हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, वो एक टैरिफ लेके आए हैं। अब ये टैरिफ अगर इन्होंने कुछ इसका इलाज नहीं निकाला तो हर देश की गवर्नमेंट लग रही है इसको सेटल करने के लिए। सब लोग यूनाइट होके प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक फरमान जो उन्होंने जारी किया है, इससे क्या होगा कि यूएस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। उनके यहाँ आज कोई चीज़ 100 रुपये की मिलती है तो वो 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक महंगी हो जाएगी, यानी 30 से 50% महंगी हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने 26% इंडिया पे टैरिफ लगाया है, कहीं 34 लगाया है, कहीं 52 लगाया है, तो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। अब इससे क्या होगा? पहले ही अमेरिका जो है वो एक मंदी की मार से जूझ रहा था, इन्फ्लेशन वैसे ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। अब क्या होगा? अब और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने का क्या इसका वो होगा रिपरकशंस? वो ये होगा कि स्टॉक मार्केट टूटेंगे, जैसे कि आज भी जो है काफ़ी निफ्टी और सेंसेक्स और सब गिर गया है, काफ़ी बिटकॉइन भी गिर गया है, सोना चांदी भी गिर गया है। तो पैसा यहाँ से निकल के बॉन्ड्स में जाना शुरू होगा, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होगी। रीज़न बीइंग कि जब इंडस्ट्री अच्छी नहीं चल रही होती तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी तो लोग पैसा निकाल के बॉन्ड्स में डालेंगे। तो अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम अगर इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे तो लोग बाहर से सामान ना लेके यूएस के लोगों को काम मिलेगा और यूएस में प्रोडक्शन होगी। लेकिन ये प्रोसेस इतना लंबा है कि कोई ओवरनाइट नहीं हो जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम अभी है बिल्कुल 100% प्रॉब्लम है। और आने वाले टाइम में हम थोड़ी बाज़ार में गिरावट और देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मद्दी हम लोगों ने 1990 में भी देखी है, 92 में भी देखी है, 2000 में भी देखी है, 2008 भी देखी है, 2020 भी देखी है। मेरा पूरा ऐसा मानना है कि बाज़ार इस मंदी से भी उभरेगा और फिर नई ऊंचाइयों को हम लोग बहुत जल्दी से छुएंगे। सर, क्या ट्रम्प की टैरिफ वाली तानाशाही की वजह से अब दुनिया ट्रेड वॉर की ओर भी बढ़ सकती है? हाँ बिल्कुल। अगर इसमें जैसे अभी तो ट्रम्प साहब अकड़े पड़े हैं, कल को चाइना अकड़ जाए और चाइना कहे नहीं जी हम तो कम नहीं करेंगे और हम बिल्कुल रेसिप्रोकल का जवाब वो भी किसी एक उससे दे दें, मान लीजिए कोई वो भी एडवर्स एक्शन ले लें, तो ये ट्रेड वार बढ़ती जाएगी। क्योंकि हर आदमी की जो क्लैश ऑफ ईगो है वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी कंट्री आज की तारीख में कम नहीं है। तो ऐसा मेरा मानना है कि इसका हल जो है दुनिया में सब कंट्रीज़ को मिल बैठ के ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रेड वार बढ़ती ही जाएगी। और इसका जो असर है वो आम आदमी पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाएगी। सर, क्या ट्रम्प के टैरिफ को टक्कर देने के लिए भारत के पास भी कोई बड़ा प्लान है? भारत का क्या रुख होगा? देखिए, भारत इस प्लान में बहुत अच्छा इसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कि चाइना पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा है, हमारे पे उसके मुकाबले कम लगा है। तो अगर वो जो प्रोड्यूस चाइना में हो रहा था वो इंडिया में हो जाए तो इंडिया की इकोनॉमी अपने आप बेहतर हो जाएगी। क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉनिक समझें तो कई लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक जो है यूएसए कंज्यूम करता है, जो कि चाइना से जाता है। अगर वो सारा माल इंडिया में प्रोड्यूस होने लगे तो आप सोचिए इंडिया की इकोनॉमी कितनी बेहतर हो जाएगी, कितना रोज़गार आ जाएगा यहाँ पे, कितना हम लोग इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएंगे और फिर हम लोग एक बेटर व्यवस्था बन जाएंगे। सर, मार्केट में वेट एंड वॉच की भूमिका रखनी चाहिए या फिर पैसे लगाने का अभी सही समय है? देखिए, इस वक्त अगर आपको पैसे लगाने हैं तो आप पैसे को 5-7 हिस्से में भाग कर लीजिए। 100 रुपये लगाने हैं तो येस, टुडे इज़ ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट 10 रुपीज़, क्योंकि हम बॉटम नहीं पकड़ सकते, हम टॉप भी नहीं पकड़ सकते। तो आज 10 रुपये लगाइए, थोड़ा और नीचे आ जाए तो 10 लगाइए, थोड़ा और नीचे आ जाए 10 लगाइए। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आज ही शायद बॉटम बन जाए या कल बॉटम बनेगा या बॉटम बन चुका और हम बॉटम से ऑलरेडी 200-300 पॉइंट ऊपर हैं, ये किसी को नहीं पता। तो जब भी आपके पास सरप्लस पैसा है, आप बाज़ार में लगाना चाहते हैं, ये सोच के लगाइए कि मैं एक
उसमें छोटा सा हिस्सा लगा रहा हूँ। कभी भी ऑल डाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको पेन हो सकता है। बाकी बाजार है, जब कोविड जैसी आपदा विपदा से बाजार आया ऊपर आए और नए हाई को छुआ तो अब क्यों नहीं छुएगा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। 100% बाजार ऊपर जाएगा, सोना चांदी भी ऊपर जाएगा और कंट्रीज जो हैं सारी दोबारा से तरक्की करेंगी। कोई ऐसा डूम्सडे टाइप का कोई सिनारियो नहीं है। सर जैसे पैसा लगाने की बात है तो क्या जमीन में पैसा लगाना चाहिए या सोना चांदी में? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सोना चांदी की जो बढ़त थी वो सिर्फ अब एक आर्टिफिशियल बबल था बेसिकली, जो कि अब फूट गया है। देखिए मैडम, जब मैं आज से 20 साल पहले को देखता हूँ तब भी सोना एक्सपेंसिव था जब वो 6,000 का था। जब 16,000 का हुआ तब भी वो एक्सपेंसिव था। आज 90,000 पे था तब भी वो एक्सपेंसिव है। तो सोने ने कभी अपनी चमक ना खोई है ना खोएगा, क्योंकि सोना हम लोगों के यहाँ घर घर में कंजम्पशन है उसका। हर व्यक्ति ये सोचता है चल यार गोल्ड ले ले, बच्चों के काम आएगा, गोल्ड ले ले, आड़े वक्त काम आएगा, शादी है तो गोल्ड ले ले, आपके पास विमेन है घर में, सेविंग है, गोल्ड ले लो। तो गहने की तरह हमारे यहाँ गोल्ड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो गोल्ड तो कभी अपनी चमक खोने नहीं वाला। रहा सवाल ज़मीन का, हाँ ज़मीन में कुछ करेक्शन ज़रूर आएगी, क्योंकि बाज़ारों में जब पैसा सरप्लस होता है तो ज़मीन के रेट बढ़ते हैं। क्योंकि मैं तो एक घर में रह ही रहा हूँ, मैं सरप्लस प्रॉपर्टी कब लूँगा? जब मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम होगी। तो अभी लोगों की डिस्पोजेबल इनकम या जो सरप्लस इनकम है उसमें थोड़ा सा कहीं पेन पॉइंट है। तो इसलिए ज़मीन में मेरे को लगता है कुछ करेक्शन आएगी। जैसे बाज़ार में करेक्शन आ गई है, सोने चांदी में आ गई है, अब प्रॉपर्टी में भी मुझे दिखता है कि करेक्शन आएगी। हम निवेशकों को राहत कब तक? क्या हम निफ्टी के 18,000 के लेवल तक बढ़ रहे हैं? SIP म्यूचुअल फंड में क्या इन्वेस्टमेंट जारी रखें या रोक देना चाहिए? और शेयर बाजार की इस गिरावट में क्या करें निवेशक? मैडम देखिए, शेयर बाजार में जो लोग डायरेक्ट निवेश करते हैं मैं उनसे कहूँगा कि भाई अभी पेशेंस दिखानी चाहिए, रुकना चाहिए। जो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं उन लोगों का जो समय होता है या जो उन लोगों का एक टाइम पीरियड होता है फॉर इन्वेस्टमेंट वो बहुत लंबा होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता कि मुझे 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए करना है। वहाँ जो निवेश किया जाता है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए किया जाता है या 20 साल के लिए किया जाता है। तो अभी तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 100 वाली चीज़ मुझे 60 और 65 रुपये में मिल रही है। तो मेरे को अपना निवेश जारी रखना चाहिए। जो पैसा वहाँ है मैं इसलिए निकाल दूँ आज कि भाई बाज़ार गिर गया है, तो कल जब बढ़ जाएगा तो फिर मेरे को लॉस में ही वो चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। मान लीजिए अभी 100 वाली चीज़ मैं 65 में निकाल दूँ, पता लगा बाज़ार यहीं से पलट गया, तो मैं वही जो 65 में निकाल रहा हूँ 75 में कवर करूँगा। तो इससे बेटर है कि मैं होल्ड करूँ, बैठूँ। मुझे अभी अपना कोई भी निवेश जो है, ऐसा कोई दुनिया में अभी टर्मोइल नहीं आया है कि भाई बिल्कुल मेरे को ऐसा लगे जैसे कोविड के समय था कि हमें यही नहीं पता था कि दुनिया आगे चलेगी या ख़त्म होएगी। यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक पॉलिसी है, हो सकता है पॉलिसी रिवाइज हो जाए। अमेरिका में भी इस चीज़ को लेके हाहाकार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम तो सिर्फ शेयर मार्केट गिर रहा है इसलिए परेशान है। वहाँ के लोगों को तो आप सोचिए, हर चीज़ जो वो बाज़ार में ख़रीद रहे थे वो 30 से 50% तक महंगी हो गई। तो वहाँ के लोग हमसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाएगी उनके लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं लाए, क्योंकि हर गवर्नमेंट को अपनी जो जनता है उसको खुश रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक फरमान जारी कर दें और जो कि फरमान प्रैक्टिकल और देश हित में ना हो। सर इस गिरावट में कौन कौन से सेक्टर आपको लग रहे हैं कि ये बेस्ट लग रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मतलब ये बेस्ट हो सकते हैं? देखिए, एक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप सेक्टर को ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए निफ्टी 50 ETF जो है, जिसमें कि सारे सेक्टर आ जाते हैं और निफ्टी की 50 टॉप कंपनीज आ जाती हैं, जब भी गिरावट आए उसमें इन्वेस्ट करिए। वो एक बहुत अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट का। पिछले कई सालों का CAGR बहुत अच्छा है, 14 से 17% के बीच में रिटर्न आती है, विच इज़ वेरी गुड एंड इट रिक्वायर्स नो क्या कहते हैं रिसर्च या कोई एनालिसिस नहीं चाहिए। जब पैसा हो निफ्टी 50 में डाल दो, क्योंकि आप देश में पैसा लगा रहे हो। निफ्टी 50 मीन्स इंडेक्स ऑफ द कंट्री, जो कि बेस्ट होता है। दूसरा, अगर आप सेक्टर पूछते हैं
तो फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, क्योंकि इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। लोग बीमार हो ही रहे हैं, लोग बूढ़े हो ही रहे हैं, दवाइयों की कंजम्पशन बढ़ी रही है। दूसरा एफएमसीजी, साबुन, तेल, पानी, शूज़, ये वो जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं वो हम लोग कंज्यूम करते ही रहेंगे। आज पैसा है तो भी आदमी खाना खाएगा, पैसा नहीं है तो भी खाएगा। टूथपेस्ट मैं रोज़ करूँगा, खाना मैं रोज़ खाऊँगा, घी, तेल, चावल मुझे रोज़ चाहिए। तो ये चीज़ें कभी भी डिमांड इनकी कम नहीं होगी। डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ी रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये सेक्टर ऐसे हैं, ईवी का सेक्टर है, सोलर का सेक्टर है, ये आने वाले टाइम में चाहे मद्दी आ जाए कुछ आए, इस पे सारी सरकारें काम कर रही हैं। क्योंकि हर आदमी को, मतलब हर गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी कंट्री साफ़ सुथरी हो। जो गलतियां पहले हो गई पॉल्यूशन बढ़ा के या जो भी है, अब सब कंट्रीज़ उस पर काम कर रही हैं कि सब जगह क्लीनर एनवायरनमेंट हो और लोग खुश रहें। सर लास्ट सवाल है, क्या मार्केट गोल्ड में गिरावट का संबंध बिटकॉइन से है? क्या बिटकॉइन की मार्केट को बढ़ाने के लिए दुनिया में ऐसा किया जा रहा है? देखिए, किसी का क्या मंशा है ये अभी से निकाल पाना मुश्किल है। ये तो जब बिटकॉइन अगर यहाँ से डबल ट्रिपल हो गया तो हम कहेंगे कि ये जो मद्दी आई है इस वजह से आई। अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ट्रम्प साहब का एक स्टेटमेंट जरूर है कि अब हम बिटकॉइन को भी एज ए रिज़र्व मानेंगे। तो अगर वो मान लो $1 ट्रिलियन का बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो वो गोल्ड बेचेंगे और बिटकॉइन खरीदेंगे। ये एक संभावना हो सकती है। मुझे इसका आइडिया नहीं ऐसा होगा, ये मैं कह रहा हूँ एक संभावना है। हो सकता है जो मार्केट गिर रहे हैं ये पैसा निकल के कल को बिटकॉइन में जाए। लेकिन बिटकॉइन भी तो 1,10,000 वाला आज 70,000 72,000 घूम रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मार्केट ही गिर रहा है, बिटकॉइन भी गिर रहा है। पूरा का पूरा जो क्रिप्टो वर्ल्ड है वो भी क्रैश हो रहा है। तो अभी स्थिति असमंजस की है, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो निवेशक है, जो कि लंबी अवधि का निवेशक है, लॉन्ग टर्म निवेशक है, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। 100 वाली चीज़ 65, 50 और 35 रुपये में मिल रही है। थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। अगर आपको 1,000 रुपये डालने हैं तो आज 100 रुपये डालने का बहुत अच्छा वक्त है। कल दोबारा डालिए, परसों दोबारा डालिए। मार्केट हमेशा मौका देता रहेगा। धीरे धीरे पैसा डालिए। ये सोच के डालिए कि मैं ये पैसा जो डाल रहा हूँ 10 साल, 15 साल, 20 साल के निवेश के हिसाब से डाल रहा हूँ। ये मत सोचिए कि आज पैसा डाला है और कल मेरे को इस पैसे को निकालना है। जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उनके लिए तो ये सुनहरा अवसर है। लोगों को एक मिथ है कि बाजार गिर गया तो मैं अपनी म्यूचुअल फंड की सिप बंद कर दूं। अरे आप ये सोचिए कि जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही थी आज वो 80, 90 और 60 रुपये की मिल रही है। तो बाजार आपके लिए हमेशा फ़ायदा है गिरावट का, क्योंकि आपको तो 10 साल बाद इस सिप को निकालना है या इस फंड को निकालना है। तो लंबी अवधि में सारे म्यूचुअल फंड अच्छे परफॉर्म करते हैं अगर आपका चयन म्यूचुअल फंड का सही है तो। सर एक चीज़ बताइए, क्या इससे क्या ट्रम्प की लोकप्रियता, जिस तरह से पूरा शेयर बाजार, पूरा मार्केट में इतना उथल पुथल हुई है, उनकी लोकप्रियता क्या कम हुई है अपने देश में भी? देखिए मार्केट में भी देखिए मैडम, क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अच्छा करता है तो उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। अब यहाँ पे वो किस तरह का हित देख रहे हैं देश का, मुझे नहीं समझ में आ रहा। उनका ही देश परेशान है। परेशान क्यों है कि उनके यहाँ तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन इंडिया से भी ज़्यादा है, चीज़ें बहुत महंगी हैं यूएस में ऑलरेडी, और उसके बाद उन्होंने ये टैरिफ लगा दिया, यानी कि चीज़ें 30 से 50% तक और महंगी हो जाएंगी। बेरोज़गारी वहाँ ऑलरेडी है, वहाँ की जनता पहले ही खुश नहीं थी, तो अब तो वो और ज़्यादा परेशान हो गए। तो ये कैसी लोकप्रियता है? तो ये तो लोकप्रियता तो मैं नहीं कहूँगा कि इससे बढ़ेगी। कुछ वीडियो, कुछ इंस्टा पे, कुछ यूट्यूब पे मैं जो वीडियो देखा है, तो पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो ज़रूर प्रेसिडेंट ट्रम्प को और बाकी सब देश को मिलके उनसे बात करेंगे, कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन निकलेगा और दोबारा से मार्केट में खुशी की लहर आएगी। क्योंकि इस तरह का फरमान मैं नहीं समझता कि यूएस गवर्नमेंट और यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए अगर उनकी जनता ही खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक्शन ज़रूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। सारे लोग मिल के बात करने की, अभी आज जो मैं देख रहा था कि 51 कंट्रीज़ हैं जो दे वांट टू टॉक टू ट्रम्प, तो हो सकता है कुछ आपसी बातचीत से इसका कुछ हल निकले।
सर भारत में भी बेरोजगारी बढ़ेगी क्या इस पूरे फैसले से? हाँ, देखिए, जब भी बाज़ार में कुछ गिरावट आती है, मंदी आती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब इसका सीधा साधा इम्पैक्ट है कि जैसे यहाँ से हम आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मा कर रहे हैं, केमिकल कर रहे हैं, जो चाइना जा रहा है, यूएस जा रहा है। तो अब अगर वहाँ पे 50% का या 40% या 26% टैरिफ बढ़ गया है, तो हमारा माल कम जाएगा तो जो उत्पाद है कंपनियों को कम करना पड़ेगा, कम करेंगे तो अपनी प्रोडक्शन घटाएंगे, तो वो हर जगह से अब कॉस्ट कटिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए सब चीज़ पे फ़र्क आता है, क्योंकि हम लोग आज ये कहें कि वो यूएस है, हम इंडिया हैं, हम सारे कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब 2008 में लेमन ब्रदर आया तो मंदी वहाँ तो आई, हमारे देश में भी देखिए उसका इम्पैक्ट आया था, बिकॉज वी आर ग्लोबली कनेक्टेड। और ये ट्रेड से तो हम लोग सारे जुड़े ही हुए हैं, तो इसका फ़र्क कहीं ना कहीं पड़ेगा।